Hello students, in this video we'll discuss chapter number 14 Indian National Movement 1885 to 1918। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कांग्रेस कब बनी, किसने बनाई, कांग्रेस का मॉडरेट फेस क्या था, एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या था, गांधी जी कैसे इंडिया में आते हैं, फिर सत्याग्रह करते हैं अलग अलग जगहों पर और कैसे नेशनल फिगर बन जाते हैं। तो अगर हम हमारी स्टडी को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने की बात करें तो हम पूरे नेशनल मूवमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो किसकी लीडरशिप में चल रहा था बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप में चल रहा था। अब पूरे मूवमेंट को 3 फेसेस में स्टडी कर सकते हैं। पहला है मॉडरेट फेज जो 1885 से 1905 तक चलेगा। फिर आएगा रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट फेज जो 1905 से 1918 तक चलेगा। फिर गांधी नहरा पढ़ेंगे हम 1918 से 1947 तक। चलो हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स को। तो बेटा जो अर्ली फेज था कांग्रेस का, ठीक है, या हम बोलें कि जो अर्ली फेज था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसमें जो कांग्रेस थी वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जो कांग्रेस थी उसमें वेस्टर्न एजुकेटेड अलाइड थे, मतलब वो लोग जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को पहले एम्ब्रेस कर लिया था, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ के चले गए थे, इवन एलीट फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब जो रिच थे, जो एजुकेटेड थे, इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था किसको? कांग्रेस को। पर बेटा जो कांग्रेस थी उससे हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी या उस टाइम के लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि कांग्रेस एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। पर कांग्रेस एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बन पाता उसके पहले उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे बेटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत थी, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, लोगों को अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा है ना, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो अब जो एजुकेटेड एलीट थे उस टाइम के उन्हें पता चल गया कि भैया राइट टू वोट जैसी कोई चीज़ होती है ना, हमें राइट टू वोट के लिए लड़ना चाहिए, मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ये सारी चीज़ें अभी हमारे इंडियंस को पता ही नहीं थी। तो पहले तो उन्हें एजुकेट करना था पॉलिटिकली, फिर उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को भी सुधारना था। तो मॉडरेट्स शुरुआती दौर में तो इस काम में लगे रहे। अर्ली कांग्रेस लीडर की अगर हम बात करें तो अर्ली कांग्रेस लीडर जो थे वो बहुत ही फॉर्म थे, है ना, हम्बल थे, मॉडेस्ट थे, ठीक है। वो चाहते थे कि जितना भी कुछ सुधार हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हो, सबकी सलामती से हो, लड़ना झगड़ना उन्हें आता नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द अर्ली कांग्रेसमैन जो थे उनका बिलीव था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में, वो हम्बल थे, मॉडेस्ट थे, है ना। इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर वो क्रिटिसिज्म करते भी थे तो रेयर केस में करते थे, बहुत साउंड ग्राउंड पे करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? मॉडरेट्स। अब अगर आपसे मैम पूछेगी कि राइट डाउन 3 नेम्स ऑफ मॉडरेट लीडर्स, तो क्या लिखेंगे? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार फिर से सुनो, मॉडरेट्स लीडर्स, सम इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स वर फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, गोपाल कृष्ण गोखले। बिलीव्स क्या थे? जो मॉडरेट्स थे उनका पूरा फेथ था कि ब्रिटिश के पास सेंस ऑफ जस्टिस तो है। वो बिलीव करते थे कि भैया जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें पता ही नहीं है कि इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। जिस दिन ब्रिटिशर्स को पता चल जाएगा कि हमें इंडियंस परेशान है वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर देंगे। दिस वॉज द बिलीव ऑफ मॉडरेट्स। पर ऐसा नहीं था, ब्रिटिशर्स तो खुद हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, तो क्या उन्हें नहीं पता है कि हमारी सिचुएशन कैसी थी? पर ठीक है, चलो मान लिया हमें कि वो अनअवेयर थे। हमारे मॉडरेट्स का पूरा बिलीव था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक दिन हमारी डिमांड को ज़रूर सुनेगी, ठीक है। दे कैरीड आउट देयर एगिटेशन थ्रू पेटिशंस एंड रेजोल्यूशंस। वो रेजोल्यूशंस पास करते, पेटिशंस लिखते, एप्लीकेशंस में एक दो व्यक्तियों की बात होती है, पर बेटा जब पेटिशन लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों की बात होती है, सारे लोगों के साइन होते हैं, तो वो याचिका बोलते हैं। पेटिशंस को क्या बोलते हैं? वो याचिकाओं के भरोसे रहते थे, रेजोल्यूशंस के भरोसे रहते थे कि यार हम जितने रिजोल्यूशन पास कराएंगे, जितनी याचिकाएं लिखेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ना एक दिन हमारी बात सुनेगी। डिमांड्स क्या थी इनकी? इनकी डिमांड ये थी कि जो इंडियन हैं उनका लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाए, इंडियनाइजेशन हो सिविल सर्विसेज का, ज़्यादा फंड दिए जाएं इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, टैक्स बर्डन को कम किया जाए,
और सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, ऐसी जो एविल्स हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। देखो, अब डिमांड्स की बात हम करते हैं। तो मॉडरेट्स की डिमांड बहुत सिंपल थी। वो चाहते थे कि भाई जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो आप इंडिया में रन कर रहे हो उसमें ज़्यादा इंडियंस को आप पार्ट लेने दो। सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम लंदन में होता है उसको इंडिया में कंडक्ट कराओ। इंडियंस को हायर पोजीशंस पे रखो, ज़्यादा फंड दो इंडियंस को एजुकेट करने के लिए। जो आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर दुनिया भर में आप कहीं पर भी लड़ते हो उसका खर्चा इंडियंस उठाते हैं, तो ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। टैक्स को बर्डन हमें कम कर दो। आप इतने अमाउंट में टैक्स लेते पर हम इंडियंस के लिए तो करते कुछ नहीं हो, तो टैक्स हमसे कम चार्ज करो। और भाई हमारी सोसाइटी में जितने भी एवल्स हैं उसको एक एक करके ख़त्म कर दो। जैसे सती प्रथा हुआ करती थी, मतलब जिंदा औरत को जला दिया जाता था उसके मरे हुए पति के साथ। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मेथड्स, जो मेथड्स थी वो क्या थी, जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड का यूज़ करना है। वो प्रेयर्स करते थे, पिटिशंस करते थे, यही उनके टूल्स थे एगिटेशन के। अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो एक एप्लीकेशन लिख देते थे, पेटिशन लिख देते थे। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि नेशनल यूनिटी किसी ना किसी तरीके से प्रमोट हो जाए, जो जनरल पब्लिक है उसमें कॉन्शियसनेस आ जाए कि भैया इंडिया हमारी कंट्री है, ब्रिटिशर्स फॉरेन रूलर हैं और हमें इन्हें एक दिन यहाँ से वापस भेजना है। वर्किंग विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, हमेशा जो भी काम करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही करेंगे। ये चाहते थे कि लोग जागें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, पब्लिक ओपिनियन बने। अब एक बात और थी जिसमें मॉडरेट्स बहुत सही सोचते थे, वो ये थी, वो चाहते थे कि फ्रीडम मिले प्रेस को। न्यूज़पेपर उस टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था, है ना, रेडियो चलता, रेडियो भी उतना नहीं बजता, न्यूज़पेपर चलता था। तो वो चाहते थे कि भैया जो न्यूज़पेपर है उसे पूरी फ्रीडम दी जाए, वो जो सही है वो लिखे, किसी के डर के बिना काम करे, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। और हम इंडियंस को राइट टू ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग्स, पॉलिटिकल बॉडीज, इसकी परमिशन मिल जाए, ठीक है। देयरफॉर अपोज्ड ऑल अटेम्प्ट्स टू कर्टेल देम। और अगर कोई भी एक ऐसा प्रयास करता वो इन राइट्स में अगर कर्टेलमेंट की बात करे कि भाई आपको राइट टू प्रेस नहीं मिलेगा, राइट टू फ्रीडम नहीं मिलेगा, तो ये जो मॉडरेट्स थे वो उसका अपोज करते थे। आई बात समझ में? अब जैसे मैंने बोला मॉडरेट ने कि मुझे राइट टू स्पीक चाहिए, पर ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा कानून लेके आए जिसमें राइट टू स्पीच कर्टेल हो रही थी, तो मॉडरेट्स उसको अपोज करते थे। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस का बिलीव्स है कि मॉडरेट्स बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। पर इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनिशियल फेज था नेशनल मूवमेंट का। हम तुरंत तुरंत सारे लोग जुड़े थे, हम अपने आप को इवॉल्व ही कर रहे थे। मतलब उस टाइम आप देखो किसी चीज को आप इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि यार उन्होंने किया क्या। उन्होंने कांग्रेस बना दी, उन्होंने लोगों को अवेयर किया, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सोचा, लोगों को बताया, इतना भी बहुत था। इनिशियल फेज था, तो हम बोल सकते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव नहीं किए, पर बहुत कुछ उन्होंने किया, कुछ गोल्स को तो अचीव भी कर लिया। जब शुरू देखो आज आपके पास कोई भी प्रोडक्ट होगा तो आप उसको एडवांस बना सकते हो, ठीक है, कि यार ये प्रोडक्ट में ये नहीं है, ये नहीं है, हम इसमें ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं। पर मेरी बात सुनो, जब कुछ भी नहीं होता, जब पहली बार आप काम करते हो, आपके पास कोई आइडिया नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती जिससे इंस्पायर होकर आप उससे उसको अच्छा करने की सोचो, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो कांग्रेस का ये इवॉल्विंग फेज था, उसे अब समझ में आ रहा था यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो मॉडरेट्स थे वो सॉलिड फाउंडेशन दे गए रेडिकल फेस के लिए, ठीक है। रेडिकल्स के लिए सॉलिड फाउंडेशन मॉडरेट्स नहीं दिया। इन्होंने नेशनल यूनिटी के मैसेज को प्रमोट किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ा दी। ये फाउंडेशन स्टोन्स थे, ये नहीं होते तो रेडिकल्स नहीं कर पाते अपना काम, पर इन लोगों ने फाउंडेशन बना के दे दिया। अंडर द लीडरशिप ऑफ मॉडरेट्स की लीडरशिप में इंडियंस फेमिलियर हुए पॉलिटिकल अफेयर्स से, फ्रीडम क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, नेशनलिज्म क्या है, लिबर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बता गए हमारे मॉडरेट्स। जो नॉलेज था कि भैया कैसे इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हमारे नेक्स्ट फेज में बहुत काम आया। इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत हेल्प करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, परिणाम, दुष्परिणाम, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड था उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा था, ये कंटिन्यू हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण करते जा रहे थे। एम्पावरिशमेंट का मतलब होता है जिस कंडीशन में आप
हो अभी, धीरे धीरे करके आपकी कंडीशन डिटोरिएट होती जाएगी और आप पुअर होते जाएंगे। ठीक है, आपकी कंडीशन में ये खराबी आते जाना धीरे धीरे करके, उसको बोलते हैं एम्पावरिशमेंट। तो हमारी कंट्री की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, हम पुअर पुअर और पुअर होते जा रहे थे। अब नेशनलिस्ट ने रियलाइज कर लिया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है, वो इंडियंस के बारे में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती। इसीलिए धीरे धीरे करके हम भारतीयों का जो विश्वास था, हमारा जो फेथ था, वो खत्म हो गया। ग्रेजुअली वी हैव लॉस्ट ऑल द फेथ इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और अल्टीमेटली अब फेस आएगा रेडिकल। ठीक है, क्योंकि अब लोग सोचेंगे कि भाई ये ब्रिटिशर्स अपनी इच्छा से तो हमें खुद से तो कुछ देने को तैयार नहीं है, हमसे बस लेना ही लेना जानते हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना ही जानते हैं, तो हम थोड़े से अब रेडिकल हो जाएंगे। और यहाँ से रेडिकल फेस स्टार्ट होगा किसका? कांग्रेस का। अब हम बात करते हैं, चलो पहले इनको देख लो आप, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। पहले बैठे हैं लाला लाजपत राय, फिर बैठे हैं बाल गंगाधर तिलक, और फिर बैठे हैं विपिन चंद्र पाल। ये हैं बाल गंगाधर तिलक, ये हैं विपिन चंद्र पाल, नहीं, अरे, और ये हैं लाला लाजपत राय। फिर से बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलो, तो क्या पढ़ना था हमें? रेडिकल फेस। बेटा, जो सेक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसका पूरा विश्वास ब्रिटिश गवर्नमेंट से हट गया था, ठीक है, वो किसकी तरफ झुकाव हो गया? उसका रेडिकलिज्म की तरफ हो गया। जो रेडिकल फैक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसे एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। जो प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो चीन की आज़ादी लेना चाहते थे, है ना, वो कहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स, तुम फॉरेनर हो, तुम दूसरी कंट्री से आए हो, तुम हमारे रूलर क्यों बन गए हो, हम हमारी कंट्री को अपनी तरीके से चला सकते हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट में 3 महान लीडर जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे, और लाला लाजपत राय पंजाब से। फ्रॉम पंजाब लाला लाजपत राय, फ्रॉम महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, एंड फ्रॉम बंगाल बिपिन चंद्र पाल। अब क्या एम थे एक्सट्रीमिस्ट के? ये बोलते थे कि हमारा कोई विश्वास ही नहीं है भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट में, कभी हमारे लिए अच्छा नहीं करेगी। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे मॉडरेट्स की टेक्निक्स और आइडियोलॉजी से। वो हमेशा कहते थे ये मॉडरेट्स लोग मूर्ख हैं, जो हमेशा ब्रिटिशर्स के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं आप ये कर दो, आप ये कर दो। अरे भाई, वो क्यों करेंगे, हम खुद करेंगे ना भाई, हमारी कंट्री है। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रू नेचर को एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, उनका बिल्कुल ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब तक रहेगी, ब्रिटिश रूल जब तक इंडिया में रहेगा, इंडिया कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। वो चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रेसिव मेथड्स को फॉलो करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाए, मांगने की जगह छीनने की बात करे, ऐसा चाहते थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। किससे? कांग्रेस से। चलो, डिमांड्स क्या थी? बिल्कुल अपोजिट थी मॉडरेट्स की डिमांड से। ठीक है, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, ये चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल, हम खुद रूल करेंगे, हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी। तो डिमांड के मामले में ये बिल्कुल अपोजिट थे किससे? मॉडरेट से। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंडिया की। ठीक है, इंडिया के पास पूरी पावर, वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले, लेजिस्लेटिव असेंबलीज खुद चलाए। ठीक है, इनका गोल था स्वराज, सेल्फ रूल, होम रूल, इससे कम इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। अब मेथड्स क्या थी इनके बेटा? तो ये थोड़े कैसे थे? उग्रवादी टाइप थे, है ना। गरम दल, अच्छा, इनका हिंदी में नाम सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो मॉडरेट्स थे उन्हें बोलते थे नरम दल, नरम, और जो रेडिकल्स थे उन्हें बोलते थे गरम दल। जो मॉडरेट्स थे उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। इनका बिलीव था कि भैया एक्टिव अपोजिशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। ठीक है, और बंगाल का जैसे पार्टीशन हुआ 1905,
अब बेटा जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट की, प्रोटेस्ट की, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, बायकॉट मूवमेंट लॉन्च किया, नेशनल एजुकेशन को रिवाइव करने की बात की कि नेशनल एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, रिवाइव किया जाए। स्वदेशी मूवमेंट मतलब आप इंडियन मेड गुड्स को यूज़ करेंगे, बायकॉट मूवमेंट का मतलब था आप वो सारे गुड्स को बायकॉट करेंगे जो ब्रिटेन से आए हैं, ठीक है। इम्पोर्टेड गुड्स हम नहीं खरीदेंगे, हम सारे उन्हीं गुड्स का यूज़ करेंगे जो इंडिया में बने हों। स्वदेशी का मतलब होता है इंडिजिनस प्रोडक्ट को प्रमोट करना और उसी पर्टिकुलर टाइम में ब्रिटिश गुड को बायकॉट करना। जो प्रोग्राम था नेशनल एजुकेशन का उसे स्टार्ट किया गया, जिसका मेन एम था पॉलिटिकल और वोकेशनल एजुकेशन देना स्टूडेंट्स को, उनके अंदर इंडियन कल्चर के रिगार्ड्स में प्राउड की फीलिंग को जनरेट करना, हिस्टोरिकल फिगर्स को वापस लेके आना, ओल्ड फेस्टिवल्स को रिवाइव करना, हर चीज़ को अपनी कंट्री से, अपने नॉर्म्स से जोड़ना। ये मेजर एम था एजुकेशन को रिवाइव करने के पीछे कि भाई हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते थे जो आज नहीं बना रहे, है ना। हमारा अपना साइंस बहुत बढ़िया था, अपना मैथ्स बहुत बढ़िया था, उसको कहीं हमने छोड़ दिया है, तो उसको थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए। पर बेटा धीरे धीरे करके ये दो आइडियोलॉजी आपस में अपने आप को संभाल कर नहीं रख पाई, लड़ने लग गए। जो डिफरेंसेस थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में वो इतने इंटेंसिफाई हो गए कि ये दोनों ग्रुप ने सोच लिया कि भाई अब तो साथ काम ना हो पाएगा। तो सूरत सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में। उस सेशन में ये दोनों पार्टीज अलग अलग, दोनों आइडियोलॉजी अलग अलग हो गई और अपने अपने हिसाब से काम करने लग गए। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट्स और जो रेडिकल्स थे अब अलग अलग थिंग में काम करेंगे, ऐसा सूरत सेशन 1907 में हो गया। अनफॉर्चुनेट था पर होना ही था, क्योंकि इतनी डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक बोल रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए और दूसरे बोल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। क्यों होना ही नहीं चाहिए। होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई इंडिया में इन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 में हुआ। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। इंडिया गेव इट्स अटमोस्ट सपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया ने पूरा सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया इस वॉर में, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि भैया अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो रिवॉर्ड में ये हमें फ्रीडम दे देंगे, ठीक है, कि भैया हम इनके लॉयल रहे, हम इनके वफादार रहे, हमने इनके साथ लड़ाई की वर्ल्ड वॉर वन में, तो ऐसा होगा कि वर्ल्ड वॉर वन अगर ब्रिटिश जीतेंगे तो हमें मिल जाएगी आज़ादी। ये जो होप थी ये पूरी तरह चरमरा गई, टूट गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भैया जो वर्ल्ड वॉर वन में नुकसान हुआ ये पूरा कहाँ से करेंगे, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करके तो करेंगे ना पूरा, है ना। तो कैसे छोड़ दिया हम इंडियंस, तो बिल्कुल नहीं, मतलब हम मूर्ख थे। देखो 1916 में दो सेपरेट होम रूल लीग बनी। एक बनाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरी बनाने वाली थी इनिबिशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था इनको बनाने का, वो सिर्फ यही था होम रूल आ जाए, सेल्फ गवर्नमेंट, हम लोग अपनी गवर्निंग बॉडी खुद बनाए, वही हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए, ठीक है। पहले हम सरकार बनाए और फिर सरकार हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर अगर है भी, अभी ये लोग नहीं भी जा रहे हैं तो भी हमारे अपने लोग चुने जाए, वही हमारे लिए नियम बनाए। अप्रैल 16 में दो होम रूल लीग पैरेलली चल रही थी। पहली बनाई तिलक ने, ठीक है, दूसरी बनाई फॉलोड बाय, दूसरी बनाने वाली कौन थी? इनिबिशन, ठीक है। तो अप्रैल में बनाई 1916 में हमारे तिलक ने, पहली फर्स्ट लीग थी ये, और उसको फॉलो करती हुई जो दूसरी लीग बनी वो बनी सितंबर 1916 में, जो बनाई इनिबिशन ने। 2 महीने का फर्क था दोनों मूवमेंट में। ऑब्जेक्टिव क्या थे बेटा इस मूवमेंट के? सेल्फ रूल फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर अगर है भी तो उसके अंदर हम अपना रूल खुद चलाएंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाना। सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आना, नेशनल एजुकेशन पे काम करना, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना। इन आइडियाज़ के साथ आई थी हमारी होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक लाए थे बेटा अप्रैल में और इनिबिशन लाई थी सितंबर में, और ईयर कौन सा था? 1916, 1916। अब बेटा इस होम रूल लीग को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए बहुत सारे डेमॉन्स्ट्रेशंस हुए, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुए, डिस्कशन हुए, न्यूज़पेपर में बातें लिखी गई, पैम्पलेट्स बनाए गए, उनके ऊपर ड्रामा हुआ, रिलीजियस सॉन्ग गाए गए, पोस्टर्स बनाए गए।
क्यों पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कि भाई पब्लिक ओपिनियन जितना भी हो वो इंडिया होम रूल लीग के साथ हो, बाल गंगाधर तिलक के साथ हो, इंडिया सॉरी इनहिबिशन के साथ हो। इसीलिए बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स, पम्पलेट, प्लेस, न्यूज़पेपर सब कुछ का यूज़ किया गया। जो मेन सेंटर था होम रूल लीग का वो था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। 4 जगह बहुत ज़्यादा हो रही थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे इस इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट के, वो जवाहरलाल नेहरू थे, बी चक्रवर्ती थे, जे बनर्जी थे। ठीक है, चेक पॉइंट के लिए हम शॉर्ट बना चुके हैं पहले ही। चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा लखनऊ पैक्ट, जो कब हुआ, 1916 में हुआ। ठीक हुई बात। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप थी टुवर्ड्स अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो था लखनऊ पैक्ट, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना। और इस यूनिफिकेशन में मेजर रोल प्ले किया लखनऊ पैक्ट ने। कब, 1916 में। जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी वो मुस्लिम्स के बीच में जनरेट हो रही थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जब चल रहा था ना बेटा, जब एक साइड थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, तो दूसरी साइड में था ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें होता है कैलिफ, जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखता है, नेक्स्ट टू अल्लाह है। तो जब ऑटोमन एम्पायर हार रहा था तो जितने भी मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए कि भाई ये ब्रिटिशर्स हमारे मुस्लिम में खलीफा को हराना चाहते हैं, हमारा ऑटोमन एम्पायर जिससे हमारा रिलीजियस कनेक्शन है उसको हराना चाहते हैं। तो सारे मुस्लिम्स के मन में एंटी ब्रिटिश फीलिंग जनरेट होने लग गई थी। ठीक है, इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम साथ आए, उनके बीच में यूनिटी जनरेट हुई। किस किस के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। मुस्लिम लीग बनी थी दिसंबर 1906 में, है ना। मुस्लिम लीग सिर्फ कांग्रेस के सॉरी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की बात करती थी, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती थी। पर जब देखा कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल खिलाफ हैं भैया ऑटोमन एम्पायर के, खलीफा को बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट देंगे, तो ये सब सोच के मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स से दूर हो गए और कांग्रेस के पास आ गए। क्लियर है। तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आई। ठीक है, इन्होंने अपना सेशन रखा कांग्रेस में 1916 में। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस पहले इसके खिलाफ थी कि भाई मुस्लिम्स को आप सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों दे रहे हो। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग भी उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के होंगे। यहाँ पर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स, और जो कैंडिडेट खड़ा होगा, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा वो भी कौन होगा, मुस्लिम। तो एक एरिया में रहने वाले सारे मुस्लिम्स एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे, इसे कहा जाता था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट से हमारी कंट्री और ज़्यादा डिवाइडेड हो जाती है। तो इसीलिए इनिशियल फेज में तो कांग्रेस इसके लिए मना करती गई, पर बाद में जब सिचुएशन और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई तो कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया कि ओके, इफ़ यू वांट टू हैव अ सेपरेट इलेक्टोरेट टेक इट। और इन्होंने जॉइंट सेशन किया लखनऊ में, कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया। और अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही डोमिनियन स्टेटस की बात कर। अब बेटा लखनऊ जो सेशन था, लखनऊ जो पैक्ट था, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए नहीं जाना जाता है बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट्स थे वो अलग अलग हो जाते हैं सूरत सेशन में, अब वो लोग भी साथ में आएंगे लखनऊ सेशन में। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें भी रीएडमिट कर लिया गया कांग्रेस में इन दिस सेशन ऑफ लखनऊ। ठीक है, लखनऊ सेशन में मुस्लिम हिंदू यूनिटी तो एक मिसाल बनी ही बनी, दोनों साथ में है। साथ में साथ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का जो डिवीजन था उसे भी ख़त्म करके ये लोग भी साथ में आ गए। अब हम देखेंगे कि कब कैसे मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी। जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए कम्युनलिज्म को बुरी तरीके से इंडिया में यूज़ करने के लिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को उन्होंने इस तरीके से दो किनारे बना दिया कि वो आज तक नहीं मिल पाए। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, ये सब ब्रिटिशर्स का बीज ही बोया हुआ था। तो इस कम्युनलिज्म को, इस फैक्शनिज्म को अगर एक्सप्लॉइट किया है तो किसने किया है, ब्रिटिशर्स ने किया है। उन्होंने बीज यहाँ से बोना चालू कर दिए थे बंगाल के पार्टीशन से। उन्होंने मुस्लिम्स को एनकरेज किया कि आप तो सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, सेपरेट इलेक्टोरेट लो और लड़ो, ये तो हिंदू कंट्री है, तुम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तुम तो अलग हो जाओ।
जो मुस्लिम थे उन्होंने इस इम्प्रेशन को बहुत बढ़िया समझा कि अरे यार नहीं, ये तो अच्छी बात कर रहे हैं यार, ब्रिटिशर्स तो हमारे हित की बात कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ऐसा इम्प्रेशन देने लगे थे मुस्लिम्स को कि जो कुछ है वो अच्छा कौन करेंगे, ब्रिटिश ही करेंगे मुस्लिम्स के लिए, हिंदू तो कुछ भी नहीं करने वाले, ये एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, अगर यहाँ पर मुस्लिम्स अपने हक की बात नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो कांग्रेस में ही रहे ना तो एक दिन उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। 1906 में जो नवाब सलीमुल्लाह खान थे, कहाँ के, ढाका के, प्रिंस आगा खान थे, इन लोगों ने मुस्लिम लीग बनाई। प्रिंस आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, प्रिंस आगा खान ने मुस्लिम लीग बनाई। क्यों बनाई? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स और फॉर हैविंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, उनके सारे इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें। मोहम्मद अली जिन्ना मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर रहे मुस्लिम लीग के। जो मेन ऑब्जेक्टिव थे मुस्लिम लीग्स के वो पहला था कि भैया मुस्लिम लीग कम्युनिटी के बीच में इस बात को रखना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हमारा अच्छा कर सकती है, तो हमें लॉयल्टी किसकी तरफ दिखानी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, हिंदू की तरफ नहीं। हिंदू तो दुश्मन है, मेजॉरिटी कंट्री है, आज़ाद हो जाएंगे तो हमें डोमिनेट करेंगे। तो ये मेन एम से बनी थी मुस्लिम लीग। अब सोचो जिसका एम ही इतना दुष्ट हो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग मुस्लिम्स टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, इंडिया के मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट को सेव करना। अब ये पॉलिटिकल राइट्स अपने खुद पाकिस्तान में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में या तो चलती है डिक्टेटरशिप या तो चलता है मिलिट्री रूल। वहाँ इलेक्शन में आज भी वोट वैल्यू नहीं है, आप किसी को भी वोट देके कुछ भी कर लो, पर सरकार तो उसी की बनेगी जो मिलिट्री जिसके सपोर्ट में होगी। तो सोचो, यही वो मुस्लिम लीग है जिसने मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग बनी थी ना। और टू अवॉइड द फीलिंग ऑफ हॉस्टालिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़, और साथ ही साथ इनका ये भी एम था कि हमें बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं होना है अदर कम्युनिटीज़ की। जो मुस्लिम लीग थी वो बनी 1906 में। उसने अपील किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, मुस्लिम वुड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और इस तरीके से नेशनल यूनिटी को वीक करने का काम किया मुस्लिम लीग ने। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with the Gandhian era.